दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, मेरा ये सेशन 2 चलेगा आईआर से रिलेटेड। इसमें हम आईआर प्लस मैपिंग भी देखेंगे, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप और मैपिंग भी देखेंगे। जो प्रिम्स 2018 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आईआर में काफ़ी कुछ है कवर करने को, बट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, जो प्रिम्स के लिए मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और इसी में से कुछ बनेगा, मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कवर करूँगा। बाकी मैं चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। और ये वीडियो स्ट्रिक्टली जो है प्रिम्स बेस पे ही है। मेंस में से आप इसमें से कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। जो ये मेरा भी टारगेट है कि अभी आप लोगों का जो मैक्सिमम लोगों का जो है प्रिम्स क्रैक कराना, क्योंकि वो प्रिम्स काफ़ी टफ होता जा रहा है। कंपटीशन भी सीटें लेस हो रही हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन टाइट होगा, तो जिस वजह से मेरी तरफ से एफर्ट है कि मैं अपनी तरफ से आपको लोगों को 100% दे सकूँ, ताकि उस समाज से गरीब तबके की तरफ मदद कर सकूँ जो लोग कोचिंग के लिए या फिर जिनको कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। बस तो अभी तक हम इसमें सेशन 2 स्टार्ट करेंगे और आगे देखेंगे। इसमें कुछ 4 से 5 वीडियोस बनेंगी। उसके विद इन मैं कह सकता हूँ कि 48 टू 72 आवर्स के अंदर अपलोड होकर साथ में पीडीएफ प्लस पीपीटी मैं दे दूंगा। टेलीग्राम के लिए आप हमारा लिंक कमेंट सेशन में देख सकते हैं। आप उससे भी फेसबुक पेज, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, आप उसके कमेंट में चेक कर लीजिएगा। देखिए, चेकलिस्ट में ये कि अभी तक हमने मेरी आईआर की सेशन 1 कंप्लीट किया, सोशल न्यूज़ भी कंप्लीट है हमारी तरफ से, साइंस टेक भी कंप्लीट है, इन्वायरमेंट 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दो लेक्चर्स और मैक्सिमम पड़े हैं वैसे इसमें से, और कुछ नहीं है इसमें। और सेट टू सेट पॉलिटी के लिए मैं बोल सकता हूँ हमारी चीज़ें कंप्लीट हैं अभी तक। सिर्फ इकनॉमिक रहता है, तो इकनॉमिक में सेशन 2 जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें सेशन 1 प्लस सेशन 2 साथ में लेके चलूँगा इकनॉमिक का, क्योंकि इसमें मुझे इकनॉमिक सर्वे बजट भी समझाना है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस और कुछ नहीं। बाकी देखिए, हाउ वी अप्रोच टूवर्ड सेशन 2। पहले हम आईआर इवेंट्स को, बड़े बड़े इवेंट्स को देखेंगे, फिर आईआर कन्वेंशंस को हम देखने की जो कोशिश करेंगे, फिर फॉर्म एंड सबमिट्स इस तरह से देंगे, और हमारा जो सेशन 2 भी हमारा जो है हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें चल रही होंगी आज के समय यूट्यूब पे। अब देखिए, एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हर आदमी कुछ ना कुछ चैनल्स क्रिएट करके खुरपेज करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह की मैं भी हाल ही में जैसे जस्ट स्कैन कर रहा था चीज़ें, जैसे मेरे ही जब मैंने चैनल खोला तो मुझे दिखाई इस तरह का फालतू की चीज़ें। देखिए, क्या होता है ना, लोग अपने व्यूज़ बनाने के लिए अपनी औकात से नीचे गिर जाते हैं कि आईएएस प्रीम 2018 लगभग 90% लोग तुक्का लगाकर ही होते हैं सिलेक्ट। इस तरह की जो न्यूज़ आती है ना, प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बिकॉज इस तरह की चीज़ें नहीं होती यूपीएससी में। यहाँ पे हार्ड वर्क वाला ही जीतता है। जिसने हार्ड वर्क अच्छे से किया है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी लिया है, वही जीतेगा। तुक्का मार यूपीएससी में नहीं चलता, पहली बात। तो इस तरह के जो लोग बनाते हैं उससे थोड़ा सा ही बोलूँगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को, और तो बाकी मैं क्या बोल दूँ। तो खैर, तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द सेशन 2 और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ों को और कवर करने की जो कोशिश करते हैं। देखिए, गल्फ़ कॉर्पोरेशन काउंसिल की अभी हाल ही के अंदर काफ़ी, अगर बात करें 3 महीने के अंदर, तो एक न्यूज़ आई। न्यूज़ ये थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या हो रहा है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई वो स्पेशली जो गल्फ़ कॉर्पोरेशन काउंसिल को छोड़ देगा। तो ये एक बेसिकली न्यूज़ थी। तो जब ये चीज़ न्यूज़ थी तो यहाँ से क्वेश्चन प्रिम्स के हिसाब से कैसे निकल सकता है? भाई देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन यहाँ से निकलता है भाई गल्फ़ कॉर्पोरेशन काउंसिल्स में कि आखिर हाल ही में ये क्या क्या चीज़। अब देखिए, मेरा पेन एक्चुअली ख़राब हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि पेन मेरा टूट गया, तो इस वजह से दिक्कतें आएंगी मेरे से, मैं राइटिंग नहीं कर पाऊँगा स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि पेन मेरा ख़राब हो चुका है। खैर, तो गल्फ़ कॉर्पोरेशन काउंसलिंग से रिलेटेड हमें यहाँ से यह आ सकता है कि अगर हम थोड़ा पेपर का एनालिसिस करें तो ये देखने को मिलता है कि स्पेशली इसी टाइप की जो न्यूज़ निकल के आती है। तो गल्फ़ कॉर्पोरेशन काउंसलिंग में बेसिकली अगर देखें तो ये क्या है, ये स्पेशली गल्फ़ से रिलेटेड ये कुछ 6 स्टेट्स का जो 6 की 6 जो देश हैं उनका एक बात कर अगर बोलें तो कॉर्पोरेशन काउंसलिंग है, जिसके अंदर आपका देखिए यहाँ पे बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया। अब देखिए, इसकी मैपिंग बड़े ध्यान से करनी है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं गल्फ़ एरिया काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है अभी हाल ही के दिनों के अंदर, तो जिस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस आप करने की जो कोशिश कीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है इसमें आपको बेसिकली बॉर्डर्स एरियाज़ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना है कि आखिर कौन सी कंट्री किसके साथ लगती है। लेट्स सपोज अगर सऊदी अरबिया आ गया कि हाँ भी इसकी कंट्री किस किस के साथ लगती है, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ आपका यमन भी आ गया, ओमान भी आ गया, यूएई भी आ गया, कुवैत आ गया आपका, और भी इस तरह से ये सारी कंट्रीज़ जो है लगती हैं इस चीज़। इजिप्ट आ गया ये वाला, फिर आपका जॉर्डन आ गया,
फिर इस तरह से कुछ चीज़ें जो आपकी लगती हैं। तो यानी कि हमारे लिए मैपिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस वजह से ये ध्यान रखिएगा, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हेड क्वार्टर जो स्पेशली जो रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया में है, इसका एम बेसिकली वही है टू अचीव एवर क्लोजर यूनियन बिटवीन द एनर्जी रिच गल्फ कंट्री, पे ज़्यादा आपस में जो है अगर बात करें एक क्लोजर लिंक बनाना। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं एक गल्फ अगर बात करें एक अरब कंट्री है, और अगर थोड़ा डेप्थ के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो अगर बात करें मुस्लिम्स के प्रति भी इनका इस्लाम के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, मीन्स यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ये मुस्लिम कंट्री है। तो इन्होंने एक कॉपरेशन बना रखा है, बस इसी से रिलेटेड यही चीज़ें हैं इसमें। और अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमें यहाँ पे ये चीज़ निकलती है, कहीं ना कहीं ये ऑयल रिच कंट्री भी है कि हमें यहाँ पे ऑयल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अगर हम कतर की बात करें तो कतर में थोड़ा गैस बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो आने वाले टाइम में हम चर्चा इस बारे में करेंगे। तो यूपीएससी ने फाइनली अनाउंस किया कि भाई वो सेपरेट एक इकोनॉमिक और पार्टनरशिप ग्रुप बनाएगा विद सऊदी अरेबिया, और जो सेपरेट हो जाएगा वो जीसीसी काउंसिल से हो जाएगा। तो जिस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रिम्स की जो न्यूज़ अगर बात करें कि जीसीसी जो स्पेशली कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेट्स सपोज भाई कुवैत की बॉर्डर्स किस किस से लगते हैं, तो ये मैं ऑलरेडी कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई में जो है कवर करा चुका हूँ सेशन 1 में। तो जस्ट यहाँ पे यही है कि जीसीसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा था। इसी की जैसे फिर हाल ही में बिम्स्टेक की अगर बात करें फेस्टिवल से कुछ चीज़ें निकल के हैं जिसका बौद्धिक पर्वा कहते हैं। बेसिकली ये बिम्स्टेक का ही अगर बात करें, इन्होंने बेसिकली बात करें तो जो बिम्स्टेक है उसी का बेसिकली बात करें तो फेस्टिवल है फॉर द अगर बात करें बुद्धिस्ट हेरिटेज, जो अभी हाल ही में जो है रिसेंटली जो अगर बात करें वो कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिला था। अब क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपीएससी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि रीजंस बेस के पीछे कहीं ना कहीं इनकी एजुकेशन जो इन्होंने हमें जो टीचर्स दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय भी, और कहीं ना कहीं मानवतावाद से रिलेटेड और अच्छी बातें कुछ काफ़ी अच्छी बातें जो कह के जिस वजह से हमारे लिए बुद्धिज्म यानी बुद्धिस्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, तो जिस वजह से बिम्स्टेक का तो अब देखिए बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 20th एनिवर्सरी भी चल रही है। अगर देखें तो कभी भी जब भी 5 साल आ जाए या फिर 10 साल आ जाए, 15 साल आ जाए, 20 साल आ जाए, 25 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, तो वो चीज़ें फिर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जिस वजह से इस वजह से ये जो न्यूज़ भी हमारी तरफ से प्रिम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो देखिए अब बेसिकली देखें तो हेरिटेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं इसमें। तो वही अगेन एग्जीबिशन से रिलेटेड इंटरनेशनल इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कवर बाय द एमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म, साइड टू साइड फिल्म ऑन बुद्धिज्म, डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस, ये एक्सेट्रा चीज़ें जो स्पेशली यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं कि भाई इसके अंदर फिल्म से रिलेटेड या फिर साइड टू साइड नेशनल और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट आर्ट जो गैलरी से रिलेटेड उन्हीं से रिलेटेड और म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंस से रिलेटेड इसी तरह की चीज़ें हमें जो निकल के आती हैं। तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिम्स्टेक है क्या। देखिए बिम्स्टेक के अगर हम थोड़ा सा देखें, थोड़ी चीज़ों को अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक तरह से इनिशिएटिव है बे ऑफ बंगाल का। अगर बात करें बंगाल की अगर हम चीज़ें देखें तो जिसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि अगर इसके अंदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ हमें अगर बोलें तो कुछ 8 कंट्रीज़ हमें आगे निकल के आती हैं, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं इंडिया है हमारा साइड टू साइड, और आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, और थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, और म्यांमार हो गया। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि चलिए फिर थोड़ा इंटरनेशनल सोलर एलायंस को समझते हैं। देखिए अभी हाल ही के अंदर इंटरनेशनल सोलर एलायंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बना। पहली बात तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये है क्या, ये एक्चुअली क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की रेखा यानी कर्क और मकर के बीच की जो सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम सनलाइट हमें यूज़ होती है, मीन यहाँ पे मैक्सिमम जो सनलाइट यहाँ पे पड़ती है। तो अब आज के समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप भी देख रहे हैं कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें जिसके अंदर दिल्ली की बात कर सकते हैं, दिल्ली का पोल्यूशन आज के समय बहुत एक डेंजर जोन की तरफ भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ भी चुका है। तो आज के समय आप देख रहे हैं पोल्यूशंस मैक्सिमम देख सकते हैं डीजल पेट्रोल इसी के थ्रू, ये कोल की तरफ से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, और भी एक्सेट्रा वगैरह हैं, बट हम यहाँ पे बात करें उसी चीज़ की। तो
अगर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा, और भी चीज़ें जो होंगी वो यूज़फुल रहेंगी। तो जिसकी वजह से एक तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं ये इंडिया के इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, बाद में ठीक है फ्रांस भी आके और इंडिया फ्रांस आके दोनों ने जॉइंटली इसको लॉन्च किया, वो बात एक अलग है, बट कहीं ना कहीं दिमाग की खुरपेच इंडिया की ही थी। तो जिस वजह से एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जिस वजह से ये टॉपिक जो है प्रिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है, और हाल ही में सुर्खी में बना हुआ है क्योंकि कुछ कंट्री जैसे गुनिया जैसी कंट्री ने अभी हाल ही में इसको रेक्टिफाई किया और फाइनली ये बिकम अ ट्रीटी एज वेल एज, ये एक ट्रीटी हो गई है। पहले क्योंकि देखिए, पहले एक समझिएगा कि एक रेक्टिफिकेशन एक वर्ड आता है। देखिए दोस्तों, रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री, लेट्स सपोज, अभी इसको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। मान लीजिए हमारे मोदी जी गए कोई भी, लेट्स सपोज अभी यूएई चले गए, मान लीजिए यूएई में आगे इन्होंने कोई भी कन्वेंशंस को मान लीजिए वहाँ पे साइन कर दिया, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं कराया। तो ठीक है, वो कन्वेंशन बना रहा, लेकिन रेक्टिफाई नहीं हुआ, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट उसका अप्रूवल नहीं करेगा, जब तक वो एक तरह से रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ उस चीज़ का। तो यानी कि पार्लियामेंट की मोहर लगनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो इसी को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। जहाँ पे पार्लियामेंट की मोहर लग जाए उसको हम रेक्टिफिकेशन के तौर पे हम समझते हैं। अभी इसके अंदर ये है कि देखिए $300 बिलियन आप देख सकते हैं, 300 बिलियन, 1 बिलियन में होता है दोस्तों कुछ 7,000 करोड़ या कुछ 6,500 करोड़ होते हैं। $1 बिलियन के अंदर रुपीज़ होते हैं। तो अभी 10 साल के अंदर इन्होंने 300 बिलियन के प्रमोट किया ताकि ये प्रमोट कर सके रिन्यूएबल एनर्जी को, टू प्रोजेक्ट अ ग्लोबल मेगा फंड फॉर द क्लीन एनर्जी। तो काफ़ी बड़ा, मैं बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव के तौर पे हम चीज़ को जो हम देख सकते हैं। साइड टू साइड यही बोल सकता हूँ कि देखिए अभी 46 कंट्री हैव साइन दिस ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस, और लेकिन 19 कंट्री जो है रेक्टिफाई कर चुकी है, जिस वजह से अब ये ट्रीटी के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। इसका हेड क्वार्टर गुरुग्राम में है, यानी हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर है। और ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, वो गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में ही इसका जो सेटअप हो रहा है। बाकी फर्दर यही है कि देखिए कि जो सोलर एलायंस है, ये इंटरनेशनल सोलर एलायंस, वो एक कॉमन रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म भी लेके आएंगे फॉर द डी रिस्किंग एंड रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इन द ISA मेंबर कंट्री, ताकि एक बोल सकते हैं रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म लेके आना, ताकि जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट है उन जो सोलर प्रोजेक्ट्स की उनको कम किया जा सके और एक सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। क्वेश्चन कैसे, किस फॉर्म में निकल सकता है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में निकल सकता है कि भाई कंसीडर दिस स्टेटमेंट, या फिर ये बोल सकते हैं कि भाई आप कंसीडर दिस स्टेटमेंट में ये बोल सकते हैं कि हेड क्वार्टर इज इन बेंगलोर इंडिया, तो वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाएंगी। हाल ही में और ये भी बोल सकते हैं कि भाई हाल ही में ये CRMM क्यों इतना सुर्खी में बना। तो इस तक भी जो न्यूज़ यहाँ पे निकल के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अभी हाल ही में चाइना ने कुछ पोलर सिल्क रोड के थ्रू कुछ बताने की कोशिश करी गई। चाइना ने रिलीज़ किया फर्स्ट ऑफिशियल आर्कटिक पॉलिसी वाइट पेपर, यानी कि ऑफिशियली इन चीज़ों ने निकाला कि देखिए पहले तो मरीन सी लाइन ठीक है, ये पूरा यहाँ से, अब ये क्या है आर्कटिक की तरफ भी आगे थोड़ा सा ये लोग सोच रहे हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि जो इनका बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, बेसिकली जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी है, जो इसमें एशिया, आपका अफ्रीका, यूरोप एंड नाउ लैटिन अमेरिका भी ये आज साथ में इंक्लूड करेंगे इन फ्यूचर के अंदर। तो चाइना ने ये बोला कि भाई वो स्पेशली जो आर्कटिक की तरफ अगर बात करें, वो कहीं ना कहीं उसमें वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन लेंगे, चाइना जो है एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करेगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल गैस एंड मिनरल्स की तरफ भी आगे बढ़ेगा, नॉन लिविंग रिसोर्सेज इन आर्टिक्स की तरफ। तो ये बोल सकता हूँ कि अगर कहीं पोलर सिल्क रोड आ जाए क्वेश्चन में कि इस बिलोंग्स टू चाइना है, और इसके अंदर अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं जियोथर्मल विंड और अदर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को जो है यहाँ पे जो इसका जो एक्सप्लॉयटेशन करने की जो कोशिश करेगा। तो यही बेसिकली बात करें तो पोलर सिल्क रोड स्पेशली मीन्स यही यहाँ से इसका तात्पर्य हमें देखने को मिलता है। साइड टू साइड देखिए पोलर सिल्क रोड अगर बात करें तो इज़ द आर्टिक एज अ ग्लोबल वार्मिंग अलाउज टू एक्सपेंशन ऑफ द शिपिंग रूट अक्रॉस द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। साथ टू साइड शिपिंग रूट्स भी साइड टू साइड इसमें अगर देखें तो साइड बाय साइड अक्रॉस होगा ऑल ओवर द। और चाइना साइड इट वुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट सपोर्ट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन इन द आर्टिक। चाइना यही कहता है कि अभी हाल ही के अंदर कि वो यही कह रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करूँगा और साइड टू साइड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को कुछ नई चीज़ें न्यू चीज़ें निकाल के लेके आऊँगा। तो ओवरऑल चाइना तो यही बोलेगा, बट हकीकत तो कुछ और ही होती है, तो ये सभी को पता है। तो कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोलर सिल्क रोड क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस बिलोंग्स टू द आर्टिक एंड एज वेल एज जो है चाइना ने जो इसका जो बात करें तो ऑफिशियल इसको जो है लॉन्च अपने वाइट पेपर पे जो है लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और देखिए
अब थोड़ा सा देखिए बॉल बाय बॉल भी चल रही है कुछ चीज़ें। अभी देखिए लास्ट के, अगर जैसे कि आज 27 हो रही है, कुछ 11:51 हो रहे रात के, तो 3 दिन पहले की न्यूज़ में यही निकल के आ रहा है कि देखिए पाकिस्तान ऑन वॉच लिस्ट फॉर टेरर फंडिंग, कि भाई अब पाकिस्तान को जो है वॉच लिस्ट पे डाल दिया गया टेरर फंडिंग से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं FATF यानी कि बात करते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हमारी निकल के ये आ रही हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा FATF जो है काफ़ी न्यूज़ में बना रहा। तो देखिए अभी कंट्रोवर्सी यही है कि देखिए हफीज़ सईद रिलीज फ्रॉम द जेल इन पाकिस्तान। अभी अगर थोड़ा सा उस टाइम की अगर हम बात करें, जो कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन से करता है। और चाइना ब्लॉक्ड आल्सो मसूर अजहर एंट्री इन द UN लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। तो कहीं ना कहीं चाइना ने भी अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा UN के अंदर मसूर अजहर जो बेसिकली काफ़ी अटैक्स किए इंडिया के अंदर, आप देख सकते हैं। तो उसको जब ब्लॉक किया गया, चाइना बोलता है नहीं ये नहीं है आतंकवादी, कुछ तरह की थिंग्स निकल के आई। तो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, पर हमारा जो मेन फोकस वो यही है कि हमारे लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। एक है UN 1267 रेजोल्यूशन क्या है, सेट टू सेट FATF क्या है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके हमें क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, अगर बात करें FATF को, अगर हम बात करें यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अगर देखें, तो देखिए पहली बात तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये एक इंटर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इंटर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग है। और इसका जो एम है बेसिकली वो यही है कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज जो टेररिक फंडिंग्स हैं उनको कॉम्बैट करना है, यानी कि उनको ख़त्म करना है किसी भी हालत के अंदर। क्योंकि ऑफकोर्स मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से भी फिर ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, और साइड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली टेरर फंडिंग को ही सपोर्ट ये ज़्यादा मैक्सिमम लोग करते हैं, फालतू की चीज़ों की तरफ। और टेररिस्ट फिर जो इसको फाइनेंस भी ये लोग करते हैं, क्योंकि सट्टे के थ्रू चीज़ें आज के समय निकल के आते हैं कि भाई गाज़ियाबाद में कितना आ गया, गली के अंदर कितना आ गया। कुछ अगर कोई लोग सट्टे की तरफ सोच होंगे तो समझ गए होंगे कि मुझे वहाँ तक भी नॉलेज मैंने यहाँ पे ले रखी है। क्योंकि आज के समय हाल ही के अंदर देखिए इंडिया के अंदर भी कुछ इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सट्टा खेला जाता है काफ़ी बड़े तादाद पे, ऑनलाइन के तौर पे हमें चीज़ें जो है निकल के देखने को मिलती हैं। खैर, तो इस वजह से ये चीज़ें निकल गए साइड टू साइड। देखिए स्टैब्लिश यही हुआ कि 1989 के अंदर G7 समिट्स पेरिस के अंदर हुआ था। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए किया कि स्पेशली जो FATF का जो स्पेशली अगर देखें वो इसी दौर में 1989 में जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए इंडिया एज ए मेंबर 36 कंट्री हैं इसके अंदर, और FTA सेक्रेटरीट इज़ हाउस एज ए हेड क्वार्टर ऑफ OECD। यानी OECD हम देखेंगे भी थोड़ा सा इन पेरिस के अंदर, इसका जो हेड क्वार्टर बेसिकली देखें तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो पेरिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यही ओवरऑल देखा कि भाई देखें कि डेवलपिंग पॉलिसी में टू कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए डेवलपिंग कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है आज के समय। हर आदमी टैक्सेस जो बचाना चाहता है, तो जिस वजह से फिर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, और कहीं ना कहीं फिर इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू फिर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है। हमें यही चीज़ निकल के आती है कि देखिए FTA जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और कहीं ना कहीं 3 टाइम्स पर ईयर के हिसाब से जो ये चीज़ें मिलते हैं आपस में। और हमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ निकल के आती है कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर इजराइल और सऊदी अरेबिया। अगर मैं मैड एंगल की बात करूं तो इजराइल और सऊदी अरेबिया की भाई हाल ही बताइए ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं इसके। तो ध्यान रखिएगा इजराइल और सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी रही हैं पूरे साल। तो जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि देखिए अबाउट अगर देखिए UNSCR कि भाई 1267 की क्या रेजोल्यूशन। देखिए दोस्तों हुआ क्या था कि अटैक US एम्बेसी के ऊपर नैरोबी के अंदर अगर बात करें, और एंड दारुसलाम में जो अलकायदा जो लीडर थे ओसामा बिन लादेन, फिलहाल तो अभी मारा गया है, क्लेम तो यही है। तो जब स्पेशली उसी के तौर पे जो है UN जब ये अटैक्स हुए बेसिकली, तो फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था रेजोल्यूशन 1267, जो इसके अंडर आर्टिकल UN की बात करें 41 आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसमें यही था कि भाई जो सैंक्शंस करना है, यानी कि जो अगर देखें जो रीजन्स जो इंडिविजुअल्स जो तौर पे जो अलकायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान जो भी हाल ही के अंदर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में कितना आतंक मचा रखा है, तो उन्हीं की तरफ सैंक्शंस करना, उनको रोकना, कुछ इस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम करना, उसी के तौर पे जो है जो 1267 जो UN का ये जो सिक्योरिटी रेजोल्यूशन है ये हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो यही ओवरऑल चीज़ें निकल के आई, बाकी सब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बस यही है ओवरऑल इसमें जुडिकल रिव्यू और
बाई टेररिस्ट फंडिंग और टेररिस्ट फाइनेंस की तरफ से इसी चीज़ को जो रोकने के तौर पे, बस जो मोटी मोटी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है कि देखिए OECD यानी इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसके अंदर कुछ ये सारी कंट्री नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखें हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है, और बस थोड़ा और समझते हैं OECD के बारे में। फ्रेंड्स देखिए OECD के अंदर अगर बात करें तो ये देखिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड है, अगर बात करें तो अगर 35 मेंबर्स हैं इसके अंदर, और फाउंडेड हुआ है 1961 के अंदर, और मार्शल प्लान के तहत अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन प्लान के थ्रू देखने को हमें मिला। और कहीं ना कहीं हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर है ये, और द इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। बस इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि OECD के अंदर क्या इंडिया मेंबर है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि बेसिकली अगर बात करें तो ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर इंडिया जो है सूटेबल नहीं है। तो जिस वजह से ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखिए इंडिया एंड सिंगापुर भी हाल ही के अंदर काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर इंडिया सिंगापुर जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है फॉर द नेवी कॉपरेशन से रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड तो नेवी कॉपरेशन हुआ, क्योंकि हाल ही के अंदर अगर देखें तो इंडिया नेवी विल सेटअप लॉजिस्टिक बेस ईस्ट ऑफ मलक्का इन द सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले मैपिंग देखते हैं थोड़ा सा सिंगापुर, वाई सिंगापुर। देखिए देखें तो हमारा सिंगापुर यहाँ पे है। और देखिए अगर चाइना का हम देखें तो चाइना का जो अभी मैक्सिमम जो इंपोर्ट होता है वो कुछ इस रूट से होता है, तो अगर इंडिया यहाँ पे आ जाए तो हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है, यानी कि हम चाइना के स्पेशली 80% जो उसका अगर हम बोले तो उसका एनर्जी की तरफ हम अब एक तरह से निगरानी रख सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा, तो पहली बात हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात हमें ये चीज़ निकल के आती है कि देखिए अभी बायलैटरल रिलेशनशिप हुआ और पहली बार कोई इंडियन नेवी शिप लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें तरफ से मिल रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है रीफुलिंग के लिए, स्पेशली सिंगापुर के अंदर, वो भी चैंगी नेवल बेस पे। तो चैंगी नेवल बेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को जरूर याद रखेगा कि हाल ही के अंदर भाई रिसेंटली चैंगी वाज इन न्यूज़, व्हाट इज़ दैट। तो इस तरह की जो न्यूज़ निकल के आ सकती हैं। तो फर्स्ट सच मिलिट्री लॉजिस्टिक अगर बात करें एग्रीमेंट है विद द कंट्री ऑफ ईस्ट ऑफ मलक्का, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जिस वजह से इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टेट के तौर पर हमें चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। तो देखिए मलक्का की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऑयल ट्रेड रूट हमें चीज़ देखने को आती है, तो जिस वजह से चीज़ जो इंपॉर्टेंट। अब देखिए सिंगापुर था, अब जैसे कि इसके अंदर सिंगापुर इंपॉर्टेंट हो गया था, देखिए अब हमें थोड़ा सिंगापुर की मैपिंग करनी पड़ेगी। इसमें अगर हम मैपिंग्स में कुछ खास नहीं है, बस इसको याद रखिए शोहर स्टेट अगर बात करें मलेशिया और सिंगापुर को अलग करता है। जोहर जो स्टेट है वो ध्यान रखिएगा मलेशिया और सिंगापुर को जो है बेसिकली जो है ये अलग करता है। इस चीज़ को आप ज़रूर यहाँ पे याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। अगर हम थोड़ा डेप्थ के अंदर चलें तो देखिए स्टेट ऑफ मलक्का कुछ ये रहा, कुछ सिंगापुर यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं इसका ये चाइना का स्पेशली ऑयल जो सबसे ज़्यादा जो मैक्स यहीं से हमें देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल इस पूरे का पूरे वीडियो के अंदर। लेक्चर 2 सून अपलोड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।